बनना है तो आप हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ एक नए पॉडकास्ट में। मेरा नाम है तरुण शर्मा और मैं बहुत सारे ऑथर से बहुत सारे राइटर से मिलता हूँ। हर राइटर का अपना लिखने का तरीका होता है। हर राइटर की अपनी एक कहानी होती है। कुछ राइटर्स उसको एक पोइट्री का नाम दे देते हैं, एक पोइट्री में बदल देते हैं। कुछ लोग उसको नोवेल बना देते हैं, कुछ लोग उसको एज ए फिक्शन स्टोरी बना देते हैं। अपना अपना तरीका है, बट कहानी सबकी लाइफ की अपने अपने हिसाब से चलती है और सबके लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। तो ऐसे ही मेरे पास मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है। जो लोग पोइट होते हैं, जो पोइट्री लिख रहे होते हैं, जो तुकबंदी बनाते हैं, जो शब्दों को मिला के एक लय में डाल देते हैं, जहाँ से आपके भाव, जहाँ से आपकी सारी की सारी फीलिंग्स को आप शब्दों के थ्रू अपने रीडर्स तक पहुँचा सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे पास एक पोएट हैं, एक कवि हैं, एक आईएएस ऑफिसर हैं, जिनको हम जानते हैं कवि पाठक के नाम से। वैसे उनका नाम सत्यदेव पाठक है। उनकी कई सारी बुक्स आ चुकी हैं, बट अभी हम जो बात करेंगे वो हमारी ये बुक जज्बात दिल से दिल तक, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं सर से बात करूँगा कुछ आपके अब तक के लाइफ के जो आपके अनुभव रहे हैं, कि आपने कैसे कहाँ से स्टार्ट किया और अब कहाँ पे हैं, और कैसे कैसे आपके लाइफ में चीज़ें रहीं। थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को थोड़ा। जी। मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं, जैसा कि आपने बताया, मैं सत्यदेव पाठक और साहित्य जगत में मैं कवि पाठक के नाम से साहित्य रचना करता हूं। मैं कविताएं भी लिखता हूं, मैंने नॉवेल भी लिखा हुआ है। और मैं अपने बारे में ही बताना चाहूँगा कि बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले का रहने वाला हूं और वर्तमान में मैं लखनऊ में पोस्टेड हूं। मैं यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होकर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज मैंने ज्वाइन किया और वर्तमान में मैं भारतीय रेलवे के नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे डिवीज़न में मैं रेलवे ऑफिसर के रूप में हूँ और इस डिपार्टमेंट में मैं काफ़ी समय से हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी पृष्ठभूमि हिंदी भाषी पढ़ाई के साथ हुई। इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई में मैंने केवल इंजीनियरिंग में की है, क्योंकि मैं एक बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, और उसके बाद एमबीए जॉब में रहते हुए मैंने एमबीए किया। लेकिन हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं पे मेरा समान रूप से अधिकार था। पढ़ाई में मैं अच्छा था, रुचि थी मेरी। अब जो कविता लिखना, एक इंजीनियर कविता लिख रहा है, एक रेलवे ऑफिसर कविता लिख रहा है, तो देखिए, कुछ करने के लिए सभी के अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है, लेकिन उस गुण को बाहर निकालना पड़ता है। जैसे कि रामायण में प्रसंग है कि हनुमान जी को लगता था कि वो समुद्र को नहीं लांघ पाएंगे, लेकिन जामवंत ने क्या कहा, का चुप साधी रहा बलवाना। वो समुद्र लांघ गए, उनको उनकी शक्ति याद आ गई। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें कोई शक्ति याद दिलाए, लेकिन जो मोटिवेशन होता है वो आपके लिए कुछ नया करने का जो है वो साहस देता है। तो मैं, जैसा मैंने बताया, मैं पढ़ने में अच्छा रहा। मैंने कई जॉब ज्वाइन किया, सब गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइन किया। वहाँ की ट्रेनिंग होती थी, तो ट्रेनिंग वगैरह में एक माहौल रहता है, पत्रिकाएं छपती हैं, उसमें आप अपने आर्टिकल्स देते हैं। तो लिखना मैंने शुरू किया। यद्यप मैं जब 5वीं तक भी था तब भी मैं स्कूल वगैरह में नाटक वगैरह में भाग लेता था। भाषण देने में बहुत अच्छा, अच्छा था। तभी से कुछ ना कुछ अपना। भाषण वाषण देने में बहुत हम्म। अच्छा था। हम्म। तो बेसिकली जो इस फेज की मेरी शुरुआत हुई, हम्म। मैं रेलवे में था, तो मैंने एक दिन कुछ पूर्वोत्तर रेलवे हम लोग का, जैसे बहुत सारे आपका उत्तर रेलवे है, पूर्वोत्तर रेलवे है, तो मैंने एक दिन ऑफिस में मैं बैठा हुआ था 5:30 बजे। जी। तो कुछ पंक्तियाँ मैंने सोचा मैं पूर्वोत्तर रेलवे के बारे में लिखूं। एक्चुअल में आप, पता नहीं आप रेलवे से कितना जुड़े हैं, आप एक रेलवे के ऊपर यूट्यूब पे गीत देखेंगे, भारत की रेल महान है करके एक आता, उसको उदित नारायण वगैरह ने गाया, काफ़ी अच्छा, अच्छा। मतलब पूरी रेलवे के लिए है। हाँ। तो ऐसे मेरे दिमाग में आया कि मैं जिस रेलवे में, उस रेलवे के लिए लिखूं। कुछ लिख दो। हाँ। तो मैंने अपने दिमाग में कुछ खाका बनाया हाँ। कि हमारे रेलवे में क्या क्या खास बात है। हाँ। तो हमारे रेलवे में बहुत सारे धार्मिक स्थान है, कबीर का है और बहुत सारे लोगों का है। जी। करते हुए मैंने लिखना शुरू किया। फिर
6:30 बजे ड्राइवर कहा साहब काफ़ी लेट हो गया, आप चलिए घर चलिए। तो मैं गाड़ी में बैठ गया और कागज़ में पूरा करता रहा, कुछ घर गया, चाय एक कप मंगाया रास्ते में ही लिखते रहे आप? और 9:30 बजे, जो मैंने 5:30 बजे शुरू किया था, रात में 9:30 बजे जब मैंने पढ़ा लगा कि मैंने बड़ा अच्छा लिख दिया। जी। मेरी डीआरएम थी डॉक्टर मोनिका अग्नोत्री मैम, IRTS इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, वो बहुत मानती थी मुझे। अगले दिन मैं उनके चैम्बर में गया, मैंने कहा, वो काफ़ी रुचि लेती थी इन सब में। रेलवे का एक क्लब होता है कल्चरल एक्टिविटी का, उसका मैं सेक्रेटरी था। अच्छा। तो मैं उनके पास लेकर गया, तो उन्होंने सुना, तो उन्होंने बुलाया पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को। हम लोग यहाँ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते हैं जो ये सब। तो उन्होंने कहा कि इसका मैं लॉन्च करूँगी 26 जनवरी को, ये 2022 की बात है। अच्छा। और इसको गाने के रूप में बनाओ। और वो गाना मैंने बनवाया, हमारे रेलवे में एक कल्चरल टीम होती है, उनसे गाना बनवाया मैंने, पूरा रिकॉर्ड कराया? हाँ, वो गाना मैं आपको सुनाऊंगा, मेरे पास है जी। तो गाने के बोलते, हमको नाज है, हमें पूर्वोत्तर रेलवे, हमको अभिमान है। तो ये गाना बना और 26 जनवरी को उसकी लॉन्चिंग हुई। उसके बाद मेरे लिए वो पहला मोटिवेशन था। मैंने रेलवे के ऊपर बहुत सारे गाने लिखे, उसके बाद और उसी के साइडों में मैं डिफरेंट टॉपिक पर लिखना शुरू किया। इस किताब में जो जज्बात मैंने लिखी है, इसमें लगभग 185 पोएम है। और ये सारी पोएम उसी समय शुरुआत के दौर में मेरी लिखी गई थी, जब मैंने 2022 में शुरू किया था। वो सारी मैं व्हाट्सएप पे लिखता था, अपने स्टेटस पे डाल देता, क्योंकि इतना बड़ा सोचा नहीं था कि किताब छपवाऊँगा, क्या हुआ। तो इस तरह जर्नी की शुरुआत हुई कि ये मैंने कुछ लिखा, किसी ने उसको मोटिवेशन दिया और पब्लिक ने उसको पसंद किया, डिपार्टमेंट में पसंद किया, बाहर पसंद किया। उसके बाद फिर कभी मैं रुका नहीं। क्योंकि जब आपकी वहाँ पे पहली आपने गीत लिखा और हाँ। उसको इतना ज़्यादा प्रोत्साहन मिला आपको, हाँ। मोटिवेशन मिला, हाँ। वहाँ से फिर आपको पूरा स्टार्ट हाँ। हो गया कि अब मैं लिखूंगा ही। नहीं, और एक चीज़ बोलूँ, अब जैसे हाँ। आप कहेंगे आप कवि पाठक नाम क्यों रख लिए? हाँ जी। तो ये क्या मेरा था, सवाल था। क्या था कि जो मैडम का नाम बताया, मैडम की फेयरवेल पार्टी थी। एक्चुअली डीआरएम का टेन्योर 2-3 साल का होता है। जी। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित था। अच्छा। सी इज़ वेरी नाइस लेडी, और बहुत सीनियर ऑफिसर थी, और बहुत उन्होंने काफ़ी कुछ मोटिवेट किया, सबके लिए मोटिवेशन थी वो। आप लाइफ में किसी न किसी से प्रभावित होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि मेरी इंस्पिरेशन थी वो। तो उनकी फेयरवेल पार्टी थी, तो मैंने उनके ऊपर एक कविता लिखी। अच्छा। और काफ़ी बड़ी कविता, वही अमिट छाप जो मैं आपको बता रहा था कि एक हाँ। अमिट छाप सीरीज मैंने शुरू की है जिनसे। तो उसमें एक लाइन आया, तो मुझे कहीं ऐड करना था कि मुझे लोग डिपार्टमेंट में पाठक पाठक करके बुलाते हैं। अरे पाठक पाठक, मतलब जो जूनियर है वो तो पाठक जी कहेगा, सर कहेगा, और जो हमसे सीनियर हैं पाठक पाठक कहेंगे। तो मैंने उसी कविता में सबसे पहले कवि पाठक शब्द यूज किया वहाँ पे कि सुनो सुनो कवि पाठक की जुबानी। तो लोग बहुत हंसे और बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद मैंने कवि पाठक अपना नाम ही ले लिया। जी जी। क्योंकि दोनों ही जो है कन्फ्लिक्टिंग वर्ड है, एक कवि है, एक पाठक है, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कवि भी है और पाठक भी है। बहुत इस तरह रहा। बहुत सही। जी। अच्छा, ये जो आपका बुक है जी। कि जज्बात दिल से दिल तक, इसमें ये जो जज्बात जुड़ रहे हैं दिल से किस दिल तक जुड़ रहे हैं, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? मतलब ये जज्बात किससे जुड़ रहे हैं? देखिए, इसमें आप अगर जाएंगे 185 कविताएं हैं जी। इसमें हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग किरदार होते हैं जो हमारे लाइफ को शेप करते हैं, हमारे लाइफ को आकार देते हैं। यद्यपि उसमें 60% कविताएं वो श्रृंगार रस की होंगी, प्रेम मोहब्बत की होंगी, इमोशंस की होंगी, बाकी न्यूट्रल होंगी। लेकिन मैंने इन कविताओं में उन चीज़ों को शामिल किया है कि एक जो मैंने कुछ कविताओं में खुद को एक पात्र लेके किया कि मैं हूँ तो मैं कैसा फील करूँगा, और कुछ में मैंने एक आम इंसान को लिया कि एक आम इंसान किसी से प्यार कर रहा है। तो जब प्यार कर रहा है, उस प्यार में लड़ाई भी होती है, उस प्यार में अच्छे पल भी होते हैं, प्यार निष्फल भी होता है, प्यार सफल भी होता है। उसके ऊपर हर इन सारे जितने भी मैंने एस्पेक्ट बताए उन्होंने सब पे कविताएं लिखी है। प्रेमी प्रेमिका में लड़ाई होती है, प्रेमिका नहीं बात करती है, तो उसमें क्या होता है उस पर भी मैंने कविता लिखी है। फिर एक इंसान है, भाई उससे कोई पूछे कि भाई तुम कैसी बीवी चाहते हो, ठीक है, घरवाली कैसी होनी चाहिए, इतना बड़ा डिबेट का टॉपिक है, लेकिन घरवाली कैसी होनी चाहिए उस पर भी मैंने कविता लिखी कि कैसी हो घरवाली। मैं 4 लाइनें बताता हूँ आपको उसकी। साथ चले, प्यार करे,
कदमों में मेरे विश्वास भरे, थक जाऊं जब मैं चलते चलते, छाया उसकी आह्लाद करे। लड़े ना वो, ना ही झगड़े, रिश्ते में सिलवट ना कभी पड़े। ठीक है। जो मुझको भाए लगे उसको प्यारा, मेरे दामन से करे ना कभी किनारा। अब लाइन सुनिएगा। तन का नहीं मन का सुख हो, तन का नहीं मन का सुख हो, जब चाहूं वो मेरे सन्मुख हो। बीबी ना हो बस कागज वाली, मेरे लिए हो पागल, ऐसी हो मेरी घरवाली। तो एक कविता मैंने ये लिखी थी। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। ये तो पूरा आपने डिस्क्राइब कर दिया। हाँ भाई, आइडियल नहीं कोई, लेकिन एक आदमी आम इंसान सोचता है भाई, आज के समय सोचेंगे कि भाई प्यार क्या होता है। एक लस्ट होता है, एक आपका शारीरिक आकर्षण होता है। मेरा मानना है कि अगर प्यार दिल से जुड़ा हो, शारीरिक आकर्षण नहीं होता। शुरुआत होती है, आपके अंदर हार्मोन है, आपको आकर्षण होना एक एज होती है, लेकिन असली प्यार होता है जो मन से जुड़ा हो। तन का नहीं मन का सुख हो, ठीक है। जब चाहूँ वो मेरे सन्मुख हो, मेरे सामने हो। और बीबी ना हो बस कागज वाली, भैया कोर्ट मैरिज हुआ है, तुम फेरे लिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट ना हो। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, यद्यपि कानून कहता है मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे हिंदू समाज में, हमारे भारतीय समाज में विवाह एक संस्कार है और वो मन से जुड़ा हुआ। इसी तरह बहुत सारा मैंने लिखा हुआ है कि अकेलापन होने पे कैसा फील होता है। अगर आप लाइफ में ये सोचते हैं कि बीवी साथ नहीं रहेगी तो आपको कैसा फील होगा। जैसे हम लोग को लगता है ना, जो चीज़ लाइफ में मिल जाता है लगता है कि भाई इसकी क्या अहमियत है। वो तो जब आप उस स्थिति में समय गुजारते हो तो आपको पता चलता है कि किसके बिना क्या होता है जी। तो हर चीज़ के बारे में मैंने लिखा है। और ये जज्बात क्या है, मेरे दिल से निकला है, जो उसको अनुभव किया उसके दिल तक गया है, जो पढ़ा। आपने अकेलेपन पे भी कुछ लिखा है? अकेलेपन पे भी लिखा है। तो आपके साथ वो ऐसा कुछ हुआ है वहाँ पे? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, अकेलापन नहीं हुआ है। लेकिन लाइफ के देखिए, आपके बहुत सारे ऐसे फेज आते हैं कि सब कुछ आपके पास होता है, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आप लाइफ में अकेले हो सकता हो वो आपके मन का वहम हो, वो आपका एक मनोवैज्ञानिक रूप हो, लेकिन ऐसी भावना आती है। कभी कभी आपको लगता है सब कुछ भगवान ने दिया लेकिन सब कुछ बेकार है। हमें नहीं, बहुत सारे लोग को लगता है, ठीक है। हो सकता है, हाँ, हो सकता है किसी को सफलता नहीं मिलती, उसका फ्रस्ट्रेशन, किसी को सब कुछ मिल जाता है लेकिन लगता है कि कुछ नहीं मिला है, कुछ अधूरा रह गया है। या आपकी फैमिली लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको लगता है आपके सगे भाई आपके साथ नहीं हैं, या हो सकता है आपकी भाई आपके पार्टनर से आपकी नहीं पट रही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके बच्चों से आपकी नहीं बन रही है। तो मैंने उन सब चीज़ों पे भी लिखा है। जितने तरह की हमारी लाइफ में एस्पेक्ट हैं, इमोशंस हैं, मैंने सबको कवर करने की कोशिश की है। आपकी बुक को मैं थोड़ा पढ़ रहा था। हाँ, उसमें बहुत सारी पोएट्री, 188 पोएट्री हैं, कुछ गीत भी हैं। जी जी। उसमें ज़्यादा जो आपने उस पर जोर दिया है वो प्रेम है ना, प्रेम पे ज़्यादा आपने लिखा है जी। तो थोड़ा बताइए इसके बारे में कि प्रेम से आपका ऐसा। मैं एक्चुअल में क्या है कि मैंने बोला ना कि मैंने अपनी इस कैरियर की शुरुआत की थी भजन लिखने से। अब मैं तब इस पे आऊँगा, पहले बता दूँ कैसे लिखा था। आपको मालूम है कि 22 जनवरी और 2024 को भगवान राम के नए मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो उस समय मैं वहाँ पोस्टेड था। हमारे रेलवे के 2 स्टेशन थे, रामघाट और कटरा, उनके कायाकल्प में मुझे लगाया गया था। मैं बस्ती जनपद का रहने वाला हूँ और अयोध्या में मेरी 3 साल पढ़ाई हुई है, 3rd, 4th, 5th की। तो मैं अयोध्या को बचपन से देखा हूँ, मेरे एक भाई का घर भी है वहाँ पे। लेकिन इस समय अयोध्या का पूरा रूप बदला हुआ था। आपको लगेगा नहीं, जो अयोध्या पहले गया होगा कह नहीं सकता कि वही अयोध्या है। पहले कैसा था? अयोध्या पहले क्या रहता, आप कोई धार्मिक स्थल जाइए, जैसे मथुरा वगैरह है, तंग गलियां हैं, तंग सड़कें हैं, ठीक है। अभी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरा रोड चौड़ी हो गई हैं, जगह जगह मतलब धार्मिक पोस्टर लगे हुए हैं। एक चौराहा है जिसमें उसको आप वीणा चौक कहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वीणा लगा दी गई है। सरजू के तट पे काफ़ी कुछ चीज़ें हो गई हैं, घाट बन गए हैं, मंदिरों में है। लेकिन उस समय माहौल कुछ और था, लग रहा था कि जैसे वास्तव में पूरी अयोध्या में दिवाली है।
हाँ 22 तारीख को हमारे माननीय पूरे प्रधान देश में दिवाली मनी है हाँ ऐसा पूरे लग माननीय हाँ प्रधानमंत्री जी सारे संत जन आने वाले थे, जी मैं उसके एक दिन पहले था। अच्छा तो पता नहीं कहाँ से मेरे मन में आया हाँ कि मैं भगवान राम के ऊपर 21 जनवरी को मैंने एक भजन लिखा, आएंगे राम, आएंगे मेरे राम। हम्म, 22 को आने वाले थे, 21 को मैंने लिखा आएंगे मेरे राम। जी अच्छा लगा, मैंने स्टेटस पे डाल दिया अपने, एक ऐप आता है उस ऐप से मैं डिजाइन करता हूँ, डाल दिया। हम्म, अगले दिन 22 तारीख को भगवान राम का भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुआ, सबने लाइव हमने टेलीकास्ट लाइव टीवी देखा पे देखा, मैं तो वहीं पे था। हम्म, तो मैंने कविता लिखी, आ गए मेरे राम। हाँ ठीक है। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी, उसी दिन शाम को हमारे सारे जो अधिकारी थे सबकी टीम के साथ हमने मंदिर में साक्षात दर्शन किया। अच्छा वहाँ पे आपको मौका हाँ मिल हाँ, गया वो पहले दिन मंदिर में आपका वीडियो कॉल वॉल करके अपने परिवार वालों को भी आप दिखा सकते थे, उस दिन कोई रोक टोक नहीं थी। मैंने दर्शन किया। दर्शन करने के लिए 10 किलोमीटर पैदल चले, क्योंकि और इतना अच्छा लग रहा था, जो भी आपको मिलता जय श्री राम जय श्री राम, कोई भजन गा रहा कोई कुछ। तो मैंने कविता लिखी तीसरे दिन के लिए, आज अयोध्या मनाती दिवाली है। उसके बाद मैंने प्रण किया कि मैं डेली एक भजन लिखूंगा जब तक 108 भजन ना हो जाए, और उस किताब का नाम दिया आ गए मेरे राम। अच्छा उसमें 108 भजन 108 भजन है, 108 दिन के अंदर आपने लिखा 108 दिन के अंदर लिखा। बहुत बढ़िया तो उसके बाद क्या है, उसके बाद मैंने दूसरी किताब लिखी, मैं हूँ पाठक। उसमें 101 मोटिवेशनल पोएम्स हैं। बेसिकली 90% पोएम ऐसे हैं कि जिसमें मैंने खुद को एक पात्र माना है अच्छा और मैंने उसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन सब मोटिवेशनल है। लाइफ के बारे में आप क्या सोचते हैं, लाइफ क्या है, माँ बाप का क्या रोल है लाइफ में, ये सारी चीज़। अच्छा आपके लिए मोटिवेशन की बात चली, सॉरी मैं आपको हाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो आपके हिसाब से क्योंकि आपने इतना सारा पढ़ाई की, मेहनत की, हाँ आपने 2-3 जॉब्स भी स्विच जी की हैं हाँ और एग्ज़ाम क्लियर किए 2-3 बार, आपने जैसे अभी बताया। जी जी। तो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था कि आप इतना पढ़ भी रहे हैं? क्योंकि मैं इतना नहीं कर पाता हूँ या बहुत सारे लोग नहीं नहीं कर पाते देखिए, हैं। मैं पढ़ाई में क्या था कि मैं उस परिवार से हूँ जहाँ मेरे पिताजी एक सिंपल किसान थे और अच्छा मेरी माताजी एक गृहिणी थी। जी हम 6 भाई एक बहन है, मैं सबसे छोटा हूँ, अच्छा और सभी भाई और जीजा जी मेरे गवर्नमेंट जॉब में हैं। हाँ मेरे सबसे बड़े भाई यूपी पीसीएसजे एक होता है, पीसीएस जैसे प्रोविंशियल सिविल सर्विस होता है, उसमें जुडिशरी का होता है, 84 बैच के जज। तो मेरी उनकी एज में लगभग 17 साल का गैप होगा। तो जब वो जॉब में आए तो मैं 3rd में पढ़ता था अच्छा और मैंने उन्हीं के साथ रह के पूरी पढ़ाई की। उन्होंने एक चीज़ सिखाया कि लाइफ में नंबर 2 के लिए कभी मत सोचना, अगर सोचना तो नंबर 1 के लिए सोचना। बिल्कुल बिल्कुल। और एक स्कूल होता है, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, सरस्वती शिशु मंदिर कहते हाँ हैं, यहाँ भी है आसपास सरस्वती शिशु शिशु मंदिर। मंदिर। मैंने अपनी पढ़ाई वहाँ शुरू की। उस समय उस स्कूल का स्वरूप बड़ा अच्छा था, आज भी अच्छा है, लेकिन उस समय कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ था। एक सदाचार क्या होता है, संस्कार क्या होता है, ऐसा नहीं संस्कृत पढ़ने से सदाचार नहीं आता, लेकिन हर चीज़ था। तो उस समय जो मेरी रचना की उस मेरे भाई ने की कि आप कभी सोचना ना नंबर 2 के लिए। मेरी रिपोर्ट कार्ड जब मिलती थी, अगर उसमें लिख दिया जाता था कक्षा में स्थान द्वितीय, तो मेरे रिपोर्ट कार्ड पे वो साइन नहीं करते थे, कैसे तुम्हारा 2nd स्थान आया। तो मैं भाभी का हाथ पैर जोड़ता था कि अगर भैया साइन नहीं करेंगे तो मेरे आचार्य जी मुझे डांटेंगे, मारेंगे। तो जब आपका मूल इतना अच्छा होता है, लोग आपको बनाने वाले लोग इतने अच्छे होते हैं, तो आपके अंदर वही भावना हो जाती है कि हमको नंबर 2 के लिए सोचना नहीं है। आज ठीक है, सबके अपनी अपनी होती है, मेरी पढ़ने में लगन थी, मैं पढ़ता था, लोग मुझे मोटिवेट किए। लेकिन अगर मेरे देखा जाए कि आप जैसे एक बात पूछ रहे हैं कि सर आप इतना बिजी भी रहते हो, आप कविताएं भी लिखते हो, तो मैं अपने डिपार्टमेंट में भी एक कर्मठ अधिकारी के रूप में माना जाता हूँ। मुझे अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार वगैरह सब मिल चुका है। मैंने अपने आप को ऐसा डेवलप किया है कि मैं कई काम एक साथ कर सकता हूँ। ठीक है, 3 इडियट पिक्चर देखें आप ना, तो उसमें जो रहता है वो दोनों हाथ से लिखता है, ब्लैक बोर्ड पे ना दोनों हाथ से लिखता है इस तरह करके। तो उसमें ये बताया जाता है कि उसने अपने माइंड को उसी हिसाब से सेट कर रखा है कि आधा माइंड इधर सोचता है, आधा माइंड। तो मैंने अपने आप को इधर किया है कि ऐसा नहीं कि
मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ और मुझे कोई नया काम मिल गया तो मैं भूल जाऊँगा क्या कर रहा था। मैं सब चीज़ का टाइम मैनेजमेंट करता हूँ और उसी में मैं अपना सर्वोत्तम देने की कोशिश करता हूँ। और एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा जी। कि जब कोई चीज़ आपका जुनून होता है ना, तो आप हर चीज़ मैनेज कर लेते हो। बिल्कुल। और लेखन मेरा जुनून है। अगर मैं उदास भी हूँगा तो मैं कुछ ना कुछ लिखूँगा। आप मेरा नंबर सेव करेंगे, मेरे स्टेटस पे रोज़ आप कोई ना, आज ही मैं 3 कविताएँ सुबह से लिख चुका हूँगा। अच्छा, आज ही मैं 3 कविताएँ लिख चुका हूँ, फेसबुक पे भी डाल चुका हूँ। मतलब इतना जल्दी जैसे लोग बहुत टाइम लगाते हैं या बहुत सोचने में, कर नहीं पाते हैं, शब्द नहीं मिलते उनको, तो आपको मैं पहली लाइन सोचा, उसके हाँ। बाद वो कब बन जाएगी कविता आपको पता नहीं है। तो ये टैलेंट है आपका। हाँ, मतलब भगवान का दिया कहिए या आप ये कहिए कि ज़िंदगी को इतने करीब से देखा हूँ, इतना ज़्यादा मतलब सोचने की क्षमता है और सकारात्मक सोचने की क्षमता है, नकारात्मक नहीं है। तो इस नाते वो रहता है। और मैं जो अपने भाई की बात किया, वो भी लिखते हैं, उनकी भी बहुत सारी पुस्तकें, श्याम नाम से, वो भी लिखते हैं। अच्छा। तो बहुत सारे लोग मोटिवेशन रहे, लेकिन ये रहे कि मुझे बनाने वाले, जिन्होंने मुझे आकार दिया, वो मेरे काफ़ी करीबी थे और जिन्होंने हमेशा ही सिखाया कि किसी भी क्षेत्र में जाना, नंबर 2 की मत सोचना, यही सोचना कि तुम नंबर 1 पे रहोगे। और वो जज्बा आज तक कायम है। बिल्कुल। तो आपके आपके बात करने के बाद मुझे समझ में आया कि आपके हिसाब से फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाँ। आपने आपको बड़े भाई हैं, पिताश्री हैं, आपके सारे फैमिली मेम्बर्स, बहनें हैं, उन्होंने सब ने आपको पॉजिटिव ही देखिए, जी। हाँ, मेरे बनाने में सभी लोग किए। पिताजी तो मेरे 99 में एक्सपायर हो गए थे, मेरे भाई नहीं पढ़ाया। लेकिन ये है कि हाँ, मुझे बनाने में मेरे परिवार ने बहुत सहयोग दिया और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और केवल परिवार के नहीं, देखिए 2 तरह के लोग आपके लाइफ में होते हैं। एक होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं और एक होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। ठीक है, उन दोनों से ही आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, होता है ना कि मान सपोज करिए कि कोई आदमी वहाँ बैठा, वो मुझसे जलता है, ठीक है, मेरी खुशी नहीं देख सकता है, लेकिन मैं अगर उनके सामने से मुस्कुराते हुए चला जाऊंगा तो उनके ऊपर ज़्यादा वार करेगा। तो मेरा कहना है कि आप किसी से शब्दों में मत उलझिए, आप कुछ ऐसा काम देखिए कि करिए कि सामने वाले को उससे वो तो काम से रिप्लाई कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग आए कि जब मैंने लिखना शुरू किया तो उनको अरे इसमें क्या खास बात है, 2 लाइन को जोड़ दिए, इसमें क्या नई बात हो गई। आपको भी ऐसा? अरे बहुत सारे लोग होते हैं, आपको करने पे आप सह नहीं पाते हैं, लोगों को लगता है क्या चीज़। ऐसे भी लोग डिपार्टमेंट में थे जो लिखते थे और हमारा कहीं गाना लॉन्च हो रहा, कहीं किताब लॉन्च हो, तो लोगों को लगता था कि भाई ये तो बहुत आगे बढ़ गया। तो भाई मेरा अपना जुनून था, मुझे जो करना था उस क्षेत्र में मैं गया। तो आपका निंदक नियरे राखी, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन मिला निर्मल करे सुबह। तो आपको जो नकारात्मक लोग होते हैं और सकारात्मक, दोनों आपको मोटिवेट करते हैं और मुझे लाइफ में दोनों फैक्टर ने मोटिवेट किया है। जी जी। तो अभी आपने जो 188 कविताएं एक लिखा, एक बहुत लंबा सफ़र है। जी जी। बट इसमें आपने तो 188 दिन ही लिए होंगे एक तरीके से? नहीं, मैं 188 दिन नहीं लिया हूँ। मैं दोनों बताता हूँ कि कैसे लिखा और इसको कैसे आपकी एकेडमी से कनेक्ट हुआ, दोनों बताऊँगा। देखिए, ये सारी मैंने बोला कि मैंने बहुत सारी कविताएं 2022-23 में लिख रखी थी। ठीक है, तो जब मैं किताबें करना शुरू किया तो ऐसे देखते देखते बहुत सारे पब्लिशर से मतलब बात हुई, जिसमें मैडम भी शामिल थी, जो छाया मैडम है। तो फिर किताब का आप जैसे किसी करिए तो 1-2 बार पब्लिशर पुश भी करते, सर आपकी स्क्रिप्ट रेडी है क्या, रेडी है तो मैं आगे बात करूं। तो मैंने सोचा यार मैं इतनी सारी कविताएं लिखा हूँ, सारी अच्छी कविताएं हैं, थोड़ा सा उसमें 1-2 लाइनों का मैं करेक्ट कर, तो सारी कविताओं को मैंने इकट्ठा किया। और उसके बाद मैंने कुछ कविताएं देखी, वो बहुत ही रफ फॉर्म में थी, थोड़ा उसको मॉडिफाई किया। तो मुझे 188 दिन नहीं लगा। बेसिकली वो कविताएं आप मान के सकते हो कि 6 महीने में लिखी गई थी। जो है उस कविताओं को केवल मैंने उसको आप कह सकते हो कि एक थोड़ा मॉडिफाई किया, परिष्कार किया, रिफाइन किया उसको, और उसके बाद पुस्तक का रूप दिया। अब मैंने ये जरूर ध्यान रखा, मैंने जैसे आपको बोला कि इसमें प्यार मोहब्बत तो आप नहीं कहेंगे, लेकिन जो लव वाली फीलिंग होती है उसकी बात कविताओं में ज़्यादा है, लव वाली जो फीलिंग है। लेकिन उस लव में आप देखेंगे
तो आप पति पत्नी के ऊपर कम से कम 15-20 कविताएं आप देखेंगे, जी। प्रेमी प्रेमिका के ऊपर आप 15-20 कविताएं देखेंगे, दिल टूटने के ऊपर आप कविताएं देखेंगे। तो ऐसी कोई मेरे लाइफ में फीलिंग नहीं रही है कि मेरा दिल टूटा हो या अच्छा। मेरा कुछ ऐसा कुछ नहीं रहा है। वही पूछने वाला। नहीं ऐसा कुछ नहीं रहा है। जी। लेकिन मैंने बोला ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जी। तो आप बहुत सारी चीजों को सोच लेते हो। जैसे आपने कहा कि सर आप कैसे सोच लेते हो इतनी सारी कविताओं को। भाई मैं सोचा हूँ मुझे कोई टॉपिक बनाना है, भाई दिमाग में आया कि अच्छा यार एक प्रेमिका नाराज है अपने प्रेमी से, तो उसके ऊपर लिखे। तो उसमें भी एक पोएम है कि वो रूठ गई है मुझसे बात नहीं करती, तो उसके ऊपर भी मैं लिख डाला हूँ जो है। ठीक है, अकेलेपन के ऊपर बेचैनी है और गम के साए हैं, बहुत सारी इस तरह की कविताएं मैंने लिखी हुई। आपने एक और लिखी, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने मार्क किया हुआ है। हाँ अच्छा, मुझे ज़्यादा जो मोटिवेट किया हाँ यहाँ पे ये वाली कविता लास्ट में है हाँ कि क्योंकि मैं अभी अपना चीज़ें बना रहे हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं, नए नए काम कर रहे हैं। तो मेरे साथ भी ये हुआ है कि बोलता ना कि लोग रोकते हैं आपको कुछ अच्छा करने से। हाँ बिल्कुल। अगर आप आगे बढ़ो तो खींचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 4 लाइन मुझे बहुत मोटिवेट की और मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के कि रोक सको तो रोक लो मुझको। मैं ना रुकने वाला हूँ। हाँ, कि मैं ना रुकने वाला हूँ। हाँ अब ठान लिया तो ठान लिया, हाँ ना किसी की सुनने वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 4 लाइन में अपना पूरा ही जो इतना बड़ा मेरे बना हुआ है। अगर मैं सपोज करो मैं ये परेशान हूँ कि यार लोग क्या बोलेंगे, या लोग मुझे परेशान कर रहे हैं या नेगेटिव बोल रहे हैं, तो ये तो 4 लाइन ही काफ़ी है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लोग मुझे इतना पीछे भी खींचे हैं लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है। और उन्हीं लोगों ने बाद में बड़ाई की है। हाँ, सही बात। समझ रहे, उन्हीं लोगों ने मेरी बड़ाई की है। मैं आपको एक अपना चीज़ बताता हूँ। जी बताइए। मैं भगवान राम के ऊपर जब भजन लिख रहा था, मैंने भगवान राम के ऊपर 108 + 151 259 भजन लिख चुका हूँ भगवान राम के ऊपर। मैं भजन लिखने के बाद मुझे याद नहीं रहता कि मैंने कल कौन सा भजन लिखा था, क्या उसका टॉपिक था, क्या कंटेंट था। लेकिन भगवान राम की कृपा से कभी भी 2 भजन सिमिलर नहीं हुए, पूरा अलग, बिल्कुल अलग। टाइटल भी उसका नहीं है। मैं करने के बाद में मेरा एक सहयोगी नीतीश है, मैं उसको देता था, देख लो कहा साहब कोई दोनों में कोई सिमिलर नहीं, एक भी कहीं सिमिलर नहीं है। और मैं एक काम और करता था, भजन में लिखने के बाद में मैं भगवान राम के नाम पे अपना नाम भी, जैसे भक्त कवि पाठक, राम भक्त कवि पाठक, रघुपति भक्त मतलब कुछ ना कुछ अपना नाम भी लिखता हूँ। मैं आपको किताब की प्रति दूंगा, वो नाम भी कभी मैच नहीं हुए। अच्छा, तो इसको आप यही कहेंगे कि भगवान की कृपा है कि आप कोई सच्चे मन से करते हो, तो भगवान भी कहते हैं नहीं इसकी चीज को पूरा करना है। भाई अगर मैं डेली लिखूंगा, डेली हर दिन लिख रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो मैच करेगा। नहीं कुछ ना कुछ तो वर्ड तो चलिए मैं, लेकिन कंसेप्ट कभी मैच नहीं किया। अगर मैं लिखूंगा तो मेरे साथ होगा। बिल्कुल नहीं मेरा कुछ नहीं। तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ता कल क्या लिखा हूँ, ऐसा ना रिपीट हो जाए। तो ये सारी चीजें रही। तो आप ये कह सकते हैं कुछ भगवान का भी आशीर्वाद है, जिसके नाते मैं इतना अच्छा मतलब कोशिश करता हूँ तो लिख लेता हूँ। आप मुझे कोई टॉपिक देंगे कि सर, कई बार लोग मेरे साथ कहे हैं कि अरे यार वो पाठक कल यार एक फेयरवेल पार्टी है, तो ऐसा करे यार कुछ कविता लिख के भेज दे। अच्छा, तो लिख देता हूँ मैं, जो है हो जाता है। आपको कोई भी टॉपिक मिल जाए, आप उस पर लिख सकते, लिख दूंगा। सही है। ये सब राम जी की कृपा है आपके ऊपर। तो ये लेकिन जैसा मैं चाह रहा था वो किताब हुआ। यद्यपि किताब A4 साइज की है तो थोड़ा मुझे लग रहा था, लेकिन जब मुझे बुक मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जैसा चाह रहा था। सारा कुछ क्लियर है। हाँ, सब कुछ क्लियर है, जैसा वो कोई वो नहीं है। और आप इसका जो फ्रंट पेज देखेंगे, लोग कहेंगे गोवा का नहीं है, ये सरजू नदी के तट का है। ये बहुत ही क्लोजअप में फोटो लिया गया है। गोवा फोटो आपका है? हाँ, मेरा फोटो है ये। सरजू नदी पे जब आप जाएंगे तो उस पे एक पुल है, उस पुल पे मैं खड़ा हुआ और फोटो खिंचाया हूँ। वो टी शर्ट जो है उस पे थोड़ा सा वो ट्री वगैरह बने तो लगता है गोवा वो सरजू नदी के ब्रिज का है। तो ये मेरा ही फोटो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं फ्रंट कवर में बहुत सारा, जहाँ मैं मन की बात लिखता हूँ उसमें मैं अपनी फोटो लगाता हूँ। अच्छी बात है, करना चाहिए जब हम कर। अभी एक किताब मैं आपको भेजूंगा और मैंने लिखी है माँ और बचपन। मैं अपनी मदर को अम्मा कहता था, तो उन्हीं की याद में मैंने लिखा है। उसमें भी पोएम्स हैं। एक बेंगलोर के पब्लिशर ने ऐसे मेरा परिचित था, कहा कि आप लिखिए तो कर दूंगा। तो उसमें भी आप देखेंगे मतलब
एक बचपन क्या होता है। अच्छा हाँ, मैं आपको बताया नहीं, एक दिल्ली में एक संस्था है दिल्ली पोएट्री स्लैम। हाँ वो उसकी एक बिंगवर्ड पोएट्री प्राइज होता है, हर साल वो 2 बार साल में आयोजित करता है। जी। तो उसमें मुझे रीजनल पोएट्री कंपटीशन में 3rd प्राइज मिला था। अच्छा। मैंने एक पोएम लिखी थी, था वो बचपन। वो एक छोटे से बच्चे की साइकोलॉजी लिखी थी कि एक छोटा सा बच्चा रहता है तो क्या सोचता है। सुनाइए। हाँ। हाँ, मतलब उसमें यह है कि एक छोटा सा बच्चा रहता है, जब हमारा बचपन रहता है कि था वो बचपन, ना कोई गम ना कोई कमी थी ख्वाहिशें कम ना मगर, थी ख्वाहिशें कम ना मगर। अब उसमें तो चाँद को छूना, तितली पकड़ना, ठीक है, दामन में माँ के सिमटना। एक बच्चे को जब माँ सुलाती है तो क्या कहती है, शेर आ जाएगा सो जाओ, आया है शेर कह के डराना, बहला के फुसला के मुझको सुलाना। जो था सुकून अब वो मिलता कहाँ, मखमल के बिस्तर पे भी नींद आती कहाँ। इस तरह का एक पोएट्री लिखा था कि एक छोटा बच्ची की साइकोलॉजी क्या होती है, वो उस पर मुझे 3rd प्राइज मिला था। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा है सुनाया भी अच्छा है। हाँ अच्छा, आपने ज़्यादातर जो पोएट्रीज लिखी हैं हाँ वो मुक्त छंद को यूज किया हाँ है ना? वहाँ पे आई थिंक आपको वहाँ पे फ्रीडम मिल जाती है कि आप फिर हाँ अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हाँ आपको राइम बनाने की या लय बनाने की बहुत हाँ। ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये इससे क्या देखिए ऐसा होता है कि आपका क्या है कि आज के समय आप देखेंगे जितने लोग हैं, 2 तरह के होते हैं। या साहित्य की कोई अगर फॉर्मल ट्रेनिंग लिया है तो अलग बात है, जी। ठीक है, बहुत सारे। लेकिन 70% लोग को आप मुक्त छंद में पाएंगे, ठीक है। मुक्त छंद में क्या होता है कि एक तो आप स्पीडली लिख सकते हो, क्योंकि आपको इतना मात्रा वगैरह बैठाना नहीं है कि भाई उसमें आपको 1 3 1 2 2 2 1 3 1 ये सब नहीं करना है, तो आप अपने हिसाब से कर देते हो। लेकिन क्या होता है कि जब हम मुक्त छंद से शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमें कोई भी छंद में लिखना हो हम बैठा ले जाते हैं, हमको गिनना नहीं पड़ता है। जैसे हमने जहाँ पे ख़त्म किया, मान लीजिए हमने पहले लाइन में 10 वर्ड यूज किए हैं, तो हम अगले लाइन में भी 10 वर्ड यूज करेंगे तो हमें उतनी ही मात्राएं आ जाएंगी। मैंने बहुत सारी ऐसी भी कविताएं लिखी हैं जिसमें मुक्त छंद का नहीं प्रयोग हुआ, फॉर्मल जो छंद होते हैं उनका प्रयोग है। लेकिन मैं मुक्त छंद का, मैंने कहा कि मेरा कोई साहित्यिक बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, कि मैं उसको बैठाऊं कि यद्यपि मैंने अपनी इच्छा से गज़ल में कैसे क्या होता है, उसमें क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने जान रखी हैं और वो सब भी मैं लिखता रहता हूँ। लेकिन मुक्त छंद मुझे लगता है कि आप बहुत तेज़ी से लिख सकते हो, आपके विचार ज़्यादा खुल के आते हैं। दूसरे क्या रहता है, आपके ऊपर ओवर बर्डन नहीं होता है कि मुझे साहित्य की विधाओं का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, आपको ठीक है, मात्राओं को बहुत। और मैंने आपको ये भी बोला कि साहित्य लेखन मेरा जुनून है, मेरी हॉबी है, ना कि मेरा पेशा, ठीक है। तो मुझे जो लोग रिव्यू देते हैं उससे ज़्यादा जब मैं खुद पढ़ता हूँ और मुझे लगता है अगर मेरे मन को संतोष है, जैसा चाह रहा था वैसे भाव आए हैं, तो मुझे खुद संतोष होता है। तो मुक्त छंद इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मान लो मुझे लिखना स्टार्ट करना है पोएट्री, क्योंकि आप हालांकि सब कुछ लिख सकते हैं, आपने बोला नोवेल भी आप लिख रहे हैं, आप और भी चीज़ें, वीर रस या सारे रस भी यूज़ करते हैं, श्रृंगार रस भी यूज़ करते हैं। अगर मुझे पोएट बनना है और मैं जस्ट स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मुझे किन चीज़ों को ध्यान रखना होगा, कहाँ से स्टार्ट? देखिए, आपको अगर पोएट बनना है तो सबसे पहले आप अच्छे कवियों की किताबों को पढ़ना शुरू करिए। उसमें बोरियत होगी, आपको थोड़ा सा आपको उदासीनता का माहौल आएगा, लेकिन आप धीरे धीरे आपके दिमाग में कुछ वर्ड हिट करना शुरू कर जाएंगे, ठीक है। और जैसे आप भी पढ़ाई किए होंगे, मैंने रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ा है, नहीं, को पढ़ा है। नहीं, आपने पढ़ा होगा। जब हम लोग पढ़ते हैं हिंदी, तो हमारे भारत में हर जगह 10वीं तक तो हिंदी सबको पढ़ाई जाती है, तो उसमें भी हम लोग पढ़ते हैं। तो उसमें उस समय लगता है यार कबीर की चीज़ें क्या पढ़ना, तुलसी की चीज़ें क्या पढ़ना, क्या। लेकिन जब आज आप पढ़ते हैं तो लगता है वही सबसे बड़ा साहित्य था, वही आपको मोटिवेशन देता है। तो आपको अगर अच्छा कवि बनना है तो आप सबसे पहले अच्छे कवियों का पढ़ना शुरू करिए। मैं आपको एक जयशंकर प्रसाद की कामायनी का मैंने पढ़ा था, उसको 7वीं 8वीं में। प्रलय आ रहा है, उस समय जो मनु और श्रद्धा का वो था कि एक आदमी, मतलब केवल एक ही आदमी बचता, मनु जिनकी हम संतान हैं, और वो देख रहे हैं हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष था भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, ऊपर जल था नीचे हिम, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। अगर आप इसको सोचें, उन्होंने पूरे प्रलय का
और जो आदमी उस प्रलय को देख रहा है उसका इतना अच्छा वर्णन किया है, तो जब आप किसी को पढ़ते हैं ना तो आपको लगता है कि यार हम ऐसी भावनाओं के साथ कुछ लिखें। प्रलय ना उन्होंने देखा था ना हमने देखा है, लेकिन उनकी एक संकल्पना थी, शब्दों से उन्होंने वो हाँ पूरा बस। विस्तार तो कर दिया। आप पढ़िए, आप जब पढ़ेंगे दूसरों की चीज़ों को तो आपको नए नए भाव आएंगे, ठीक है। मैं बचपन में था तो छोटी छोटी कविताएं होती थी, आपको बहुत छोटी सी एक पता नहीं आप लोगों ने, उठो लाल अब मुंह खोलो, ठीक है, हाँ। पानी लाई हूँ मुंह धो लो, मुंह धो लो। बीती बीती रात कमल दल फूले उनके ऊपर भौरे गूंजे। तो ये सब चीज़ें आप पढ़िए तो आज भी लगता कि यार छोटी सी कविता थी लेकिन कितने बड़ी बड़ी चीज़ें, हट कर बैठा चांद एक दिन माँ से ये बोला, तो ये सब सिलवा कविताएं, दो। हाँ सिलवा दो मुझे, हाँ तो आप पढ़िए। बिल्कुल। अगर आप किसी को भी कवि बनना है तो सबसे पहले उसको पढ़ना शुरू करना पहले पड़ेगा। पढ़ो, हाँ फिर उसके बाद पढ़िए, उसके बाद लिखने की हिम्मत जुटाइए, और ये मत सोचिए कि आपने सही लिखा है गलत लिखा है, आपने मुक्त लिखा है क्या लिखा है, आप करिए। आप कुछ दिन बाद खुद उसमें इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, आपको खुद लगेगा ये इस वर्ड के बजाय हमें इस वर्ड होता है। जैसे मैं हिंदी में उर्दू भी यूज करता हूँ, अब उर्दू तो मैंने पढ़ा नहीं है, बोलचाल की भाषा होती है, लेकिन धीरे धीरे आपकी क्यूरियोसिटी आएगी कि यार हिंदी का ये वर्ड फिट नहीं हो रहा है तो मैं उर्दू का कोई वर्ड यूज कर लूँ। आप डिक्शनरी देखोगे, आपने गूगल देखोगे, अब धीरे धीरे आपको आदत आ जाएगी। और फिर जब हमने पढ़ा होगा, बहुत हाँ। सारी बुक्स पढ़ी होंगी तो कहीं ना कहीं वो वर्ड्स बिल्कुल बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी हिंदी में 30-40% उर्दू मिला हुआ है। अच्छा, अगर मैं पोएट्री की ही बात करूं तो आपके सबसे फेवरेट पोएट कौन है जो जिनको आप बहुत पढ़ते हैं? देखिए बहुत पसंद करते हैं। मैं अगर देखा जाए तो मैं किसी शायर की कविताएं मैं नहीं पढ़ता हूँ, यद्यपि मुझे कुछ चीज़ें आपकी जो वसीम बरेलवी जी हैं उनकी शायरी अच्छी लगती है। इसके अलावा जो है आपकी गुलजार साहब की आप कुछ लाइनें देखेंगे, गुलजार साहब बहुत ही अच्छी जीवन के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें लिखते हैं, और इवन उन लोग के आप गाने भी देखेंगे, मतलब गुलजार साहब के आप गाने देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने अच्छा लिखा हुआ है। आप गाने ही देखिए, एकदम शायरी तो अलग चीज़ है, गाना ही देखिए तो उस गानों में आपको लगेगा कितनी अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे देखिए तो मेरे रामचरितमानस मेरा आदर्श किताब है। मुझे मानना है कि आप उसको जितना पढ़ेंगे आपको कविता का उतना अच्छा ज्ञान होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी 1500 कुछ में जो रामचरितमानस लिख गए हैं, आप उसको कोई गाना गाए तो एक वर्ड नहीं लय में कटेगा, आप पूरा गाने की तरह गा सकते हो, ठीक है। तो आप ज्ञान भी नहीं है तब भी नहीं है, तो आप ये सोचिए कि जब ये है तो मतलब उनका जो भी भगवान की कृपा थी। तो मेरे लिए मनपसंद पुस्तक रामचरितमानस है, और मनपसंद मेरे अगर कभी देखा जाए तो मैं पोएट्री किसी की नहीं पढ़ता हूँ, रनिंग में चाहे मैं पढ़ लूँ वसीम बरेलवी वगैरह जी से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, लेकिन वैसे मुझे गुलजार साहब की रचनाएँ बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है स्टार्टिंग में कि आपने कुछ लिखा और उसको किसी को भेजा, अब आपको थोड़ा महसूस हुआ कि मुझे नहीं भेजना चाहिए था, मुझे इसको नहीं भेजना चाहिए था, किसी और इंसान को दिखाना चाहिए था, ऐसा कभी हुआ है? क्योंकि लोग नहीं समझ पाते वो चीज़, शायद दूसरा इंसान समझ सकता नहीं, एक्चुअल में क्या है कि देखिए आपके जो नियर एंड डियर होते हैं जी, वो तो हमेशा आपकी गलतियों को नहीं देखेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। बिल्कुल। जैसे आपको एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, आप स्टेटस पे कोई चीज़ डालते हो, अच्छा ही फोटो आपका अच्छा, आप अच्छे लग रहे हो, आपने शीशे में सेल्फी ली, स्टेटस पे डाल दिया। अब आप थोड़ी देर बाद देखोगे कितने लोग देखे यार, कितने लोग ये देखे कि नहीं, ये देखे कि नहीं, ये देखे कि नहीं। तो ऐसे पोएट्री भी होती है। मैं स्टेटस पे जनरली डाल देता था, अच्छा कौन कौन देखा। अब कुछ लोग तो अपना खैर उसमें स्टेटस ऑफ भी किए रहते हैं, देखते हैं तब भी नहीं पता, तो आपको लगता है कि ये चीज़ें होती हैं। मैं कभी नहीं सोचा कि मैं किसी को भेजता नहीं हूँ। देखिए मैं अपने नियर एंड डियर जो मेरे घर वाले हैं, मेरे खास दोस्त हैं, उन्हीं को भेजता, बाकी मैं स्टेटस पे डाल देता हूँ। और उस स्टेटस पे डालने पे भी 50 लोग मुझे मैसेज करते हैं। शुरू में जब मैं, अब तो लोग जान गए हैं कि स्टेब्लिश आदमी हैं तो नहीं भी कमेंट करेंगे, लेकिन शुरू में लोगों का मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिला, वाह सर क्या बात है, मेरे डिपार्टमेंट में ये, तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन मतलब मुझे ऐसा नहीं कभी किसी ने, मतलब जो आपके शत्रु तो कोई नहीं होता है, आपकी कामयाबी से कुछ लोग जलते हैं, वो चीज़ पचा नहीं पाते हैं, तो वो आपको डिमोरलाइज करते हैं थोड़ा। तो आपको कभी, जैसे आपने बोला कि अच्छा पोएट बनना है तो आप ठोकरों गिरने के डर से आप चलना। एक पिक्चर आई थी अंदाज 2003 में,
उसमें एक डायलॉग वो लंगड़ा के चलता है हीरो बचपन में, तो हीरोइन कहती है, उसकी माँ या हीरोइन कहती है कि गिरने के डर से चलना नहीं छोड़ दोगे ना, तो आपको तो चलना ही है। अब आप गिर जाओगे, गिर के चलो, आप कोई बात नहीं, 2 बार गिरोगे, तीसरी बार उठोगे। तो मेरा मानना है कि आप जैसे भी हो आप चलना सीखो किसी भी क्षेत्र में। स्टार्टिंग में आप गिर रहे हो लेकिन आगे आगे जाना ही है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको रुकना नहीं है, आप लगातार। हाँ आपको रुकना नहीं है। अच्छा, कोई आपकी जैसे कविता आपकी पढ़ी, जैसे मैंने लास्ट वाली जो पोएम है वो मैंने पढ़ा और मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ कि कभी भी अगर मैं थोड़ा भी डिमोटिवेट हो रहा हूँ तो मैं उसको पढ़ के और थोड़ा मोटिवेशन आएगा। अब मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने आपको ये बोला, फीडबैक दिया। तो जब ऐसे फीडबैक आपको आते होंगे तो आपको कैसा फील होता है कि कुछ चेंज आ रहा है समाज में या क्या? मैं आपको बताता हूँ जी। ये जो मैंने आपको कैसी हो घरवाली वाली पोएम बताया, मैं अपने बड़े भैया, वो भी लखनऊ में रहते हैं, उनके घर गया था। तो भाभी थी, भैया थे और मेरी भतीजी थी, बड़ी है काफ़ी। तो भैया ऐसे बोले तो मैंने कहा एक लिखा हूँ आपको सुनाता हूँ। तो सुनाया, भाभी रोने लगी। होता है ना कि इमोशनल कोई चीज़, और भैया मेरे इतने खुश हुए, उन्होंने मतलब ठीक है, बड़ों का 500 रुपया ला के मेरे हाथ में रखे कि मेरे तरफ से तुमको इनाम। तो ऐसे बहुत सारे हैं कि मैंने लोगों को सुनाया, लोग भावुक हुए, लोग फ़ोन करके आए कि आपने बहुत ही अच्छी चीज़ें लिखी। और मेरी महारत सबसे ज़्यादा इमोशंस पे लिखने की है। मैं इमोशंस को बिल्कुल हूबहू उतार के रख सकता हूँ कि मन में किसी के क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जैसे आप पहले, हम लोग जब थे हिंदी में पढ़ते थे, जीवन परिचय, चरित्र चित्रण, ये सब आप सुने होंगे ना, कैरेक्टराइजेशन किसी चीज़ का। तो मेरे अंदर वही चीज़ है कि अगर मैं जिस चीज़ का एक बार स्कैन कर लूँगा तो उसका मैं अंदर तक पूरा पोस्टमार्टम करके उसको अपने शब्दों का आकार दे दूँगा। और देखिए, किसी को अच्छा कब लगता है? जब उसमें आपका नेचुरलिटी होती है। आप हूबहू वही चीज़ लिखते हो कि जो चीज़ दिल में, बनावटी चीज़ें नहीं लिखते हो, ठीक है, तब लोगों का। तो मैं वही चीज़ लिखता हूँ जो वास्तव में, भाई मैं जिस वर्ग का हूँ, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार का हूँ, ठीक है, आज मैं क्लास 1 बहुत ऊंची पोस्ट पे हूँ, लेकिन मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार का हूँ। तो मैं उसी तरह सोच रखता हूँ, ठीक है, और तो इस नाते मेरी सोच को लोग पसंद करते हैं। ऐसे एक पंजाब में कवि हुए, कवि बटालवी जी। बटालवी, अच्छा, हाँ, नाम सुना होगा। हाँ, तो उनका जो लिखते हैं, जो लिखा है उन्होंने, पहले तो उनको बहुत शोहरत तो स्टार्टिंग में नहीं मिला, बट उतना नहीं, बट अब जो गाने उनके बन रहे हैं, तो आप समझ रहे हो कि उन्होंने पहले 1980s में लिखा, 1970s में लिखा, और वो अब जाके चीज़ें अब यूज़ हो रही हैं। तो आपको भी लगता है ऐसा कुछ हो सकता है आने वाले टाइम पे? मुझे लगता है कि मेरी चीज़ें, आपको जैसे पता है कि आज व्हाट्सएप के ज़माने में लोग किताबें, फिजिकल किताबें पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आज फेसबुक का ज़माना है, लेकिन वो ज़माना फिर से लौटेगा। जब लोग, आप देखिए आजकल टीवी, हमें लगता है कि आपने पता नहीं लास्ट बार कब, मैं 1.5-2 महीना हो गया मैंने टीवी नहीं देखी हुई है, मोबाइल के ज़माने में। अलग बात है कि आप बड़ी सी टीवी टांग के रखे रहोगे लेकिन देखते नहीं हो। तो वो ज़माना आएगा जब लोग अच्छा साहित्य खोजेंगे और उसमें जो चीज़ें छुपी हुई है उसके बारे में सोचेंगे कि उसमें क्या चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं है, जैसे आपको ये 4 पंक्तियाँ पसंद आई मेरी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पूरी कविता पसंद नहीं आती, लेकिन उसका टेक अवे के रूप में 2-4 पंक्तियाँ ऐसी लगती है जो उनके जीवन से कनेक्ट होती है। और साहित्य का बेसिक रोल है कि आप अगर 2 लाइन से भी प्रभावित हो गए तो मेरी किताब सफल हो गई। आप एक व्यक्ति को भी अपनी 4 लाइनों से प्रभावित कर दिए तो आपकी चीज़ें सफल हो गई। ठीक है, आपने बहुत सारा लिखा, लेकिन एक इंसान को कोई 2 लाइन आ गई तो आपकी चीज़ें हो गई ये चीज़ें। अच्छा, एक कवि जब स्टार्ट करेगा, कोई भी राइटर, नॉट ओनली कवि, लिखना स्टार्ट करे तो क्या उसकी मंशा होनी चाहिए कि क्या मुझे फेमस होना है, क्या मुझे इससे पैसा कमाना है, क्या होना चाहिए? देखिए क्या है कि कवि होकर आप जब शुरू कर रहे हो तो आप कभी पैसे के लिए नहीं सोच सकते हो। पैसे की बात या उसको एज ए बिजनेस बनाने की बात आप तब कर सकते हो जब आप उस क्षेत्र में काफ़ी महारत हासिल कर लो। आप साल में 10-20 हज़ार रॉयल्टी पा जाओगे, उससे आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आप किस ऑडियंस के लिए लिख रहे हो। हर व्यक्ति हर चीज़ नहीं लिख सकता। ज़रूरी नहीं कि जो आदमी इमोशन लिख सकता है वो मोटिवेशन भी लिख दे। कोई ज़रूरी नहीं कि जो बहुत अच्छी गज़ल लिख सकता है तो वो बहुत अच्छा भजन लिख ले। सबकी अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। तो आप अपनी टारगेटेड जो ऑडियंस है उसके ऊपर फोकस करो कि आपका टारगेट किसका है। आप
एक घरेलू सिस्टम को टारगेट करना चाह रहे हो, आप एक युवा वर्ग को टारगेट करना चाह रहे हो, आप एक स्पिरिचुअल ग्रुप को टारगेट करना चाह रहे हो, वहाँ से शुरुआत करो और उसके बाद आप मल्टी डायमेंशनल हो। आप एक ही साथ सोचोगे कि आप भजन भी लिखोगे, आप ये भी लिखोगे, सबके बस की बात नहीं है। आप एक क्षेत्र में करो, फिर अपने दायरों को बढ़ाओ और उसके बाद करो। जहाँ तक पैसे कमाने की बात है, आप जब तक आपका किसी एक लेवल पे रिकॉग्निशन नहीं हो जाएगा कि भाई इनके अंदर ऐसी थॉट है, तब तक आपकी किताब को कोई ऐसा उससे कोई आपको बेनिफिट पैसे का नहीं होने वाला है कि आप उसको रॉयल्टी मिल, बशर्ते कि आपकी बुक वगैरह किसी एजुकेशनल क्यूरिकुलम में शामिल कर ली जाएं और आपकी लाखों किताबें बिकनी शुरू हो जाए। एकेडमिक बुक है तो एकेडमिक है तो जाहिर सी बात है। तो बहुत सारी किताबें हैं जो पहले की लिखी गई हैं भाई, ठीक है, उनके वंशज होंगे जो रॉयल्टी पाते होंगे, ठीक है, हाँ। लेकिन भाई उन किताबों का अपना वो चीज़ है। लेकिन अब आप ये सोचो कि कोई पहले की किताब है कामायनी या रोज बिकती होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन उन किताब की वैल्यू उतनी ही है क्योंकि उन्होंने रॉयल्टी के लिए नहीं लिखा था, उन्होंने अपनी लिखने के लिए लिखा था, अपनी बात को बताने के लिए लिखा था, अपने लिए लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल कि मेरे ये थॉट्स हैं, मैं ये लिख रहा हूं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसको आप प्रोफेशन भी जो बनाना चाहे प्रोफेशन भी बना सकता है, उस जैसे लेवल का कुमार कैलिबर। हाँ बिल्कुल देखो, बिल्कुल। ऐसे कई सारे लोग हैं। वो खाली लिखने के, उनको बोलने की क्षमता है भाई, जिनको बोलने की कला है वो लाखों रुपया दे के लोग उनका लिखते सोच भी हैं, होते हैं, बोलते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सोच होते हैं। तो यानी कि अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ हाँ और ये सोशल मीडिया का जमाना है, हाँ तो ज्यादा चांसेस है ना वायरल होने के, ज्यादा बिल्कुल चांसेस है बिल्कुल लोगों तक पहुंचने के। बिल्कुल बिल्कुल पहले तो नहीं था, बिल्कुल अब ज्यादा चांस है। तो बिल्कुल। आप अगर लिख रहे हो तो हाँ। आप डालो सोशल मीडिया पे अपनी चीजें। और बेसिकली आपका क्या है कि देखिए मैं ये भी बोलूँगा कि आजकल पब्लिशर भी देखिए, आप इंटरनेट उठाओगे तो लाखों पब्लिशर हैं, उनमें भी आपको सही आदमी को चुनाव करना है कि कौन है, उनका क्या कंसेप्ट है, क्या वास्तव में वो साहित्य के प्रति अट्रैक्ट होके कर रहे हैं कि वो बिजनेस के रूप में कर रहे हैं। दोनों में अंतर है। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो और आपका साहित्य के प्रति झुकाव भी है, आपके टीम में मान लीजिए 15 लोग हैं, उस 15 में 5 आदमी का भी साहित्य के प्रति झुकाव है, 10 लोग आपके सपोर्टिंग मेंबर हैं, तो आप एक अच्छे पब्लिशर के रूप में काम करोगे क्योंकि वो इनपुट आप दे पाओगे। मैं कितना भी अच्छा लिखता हूँ लेकिन पब्लिशर से इनपुट जरूर चाहूँगा, भाई मुझे बताओ कि मेरी बुक अच्छे से अच्छी कैसे बन सकती है, तभी होता है। तो आपका सही टीम के साथ आपको एसोसिएट करना होगा अगर आप सब। बिल्कुल। मेरे पास एक्चुअली मैं खुद 11 साल मार्केटिंग में रहा। मैंने जस्ट BBA MBA के साथ में अपना मार्केटिंग भी किया, लेकिन मेरा जैसे आपका रुचि है बुक्स में, ऐसा मेरा भी बचपन से ही था। अच्छा। तो इसीलिए फिर मैं इस फील्ड में आया और मैं लगातार, हम 2000 से ज़्यादा बुक्स पब्लिश कर नहीं, आपका तो एकेडमी है एक तरह से, आप तो यहाँ पे मैंने देखा आपकी लाइब्रेरी में कलेक्शन देखे, बहुत ही अच्छा है। तो हम हर जोनरा को सपोर्ट करते हैं और हर तरीके से हम। नहीं बहुत अच्छा, मैं तो आपसे जुड़ा रहूँगा, मतलब उस पर चलिए बाद में बात होगी। तो अभी आपका अभी और जो बुक्स आपकी आई हैं अभी तक 7-8 आपने बोला, कई सारे काव्य संग्रह में आपने हिस्सा लिया, कैसा फील होता है? देखिए पहले तो यह है कि मुझे लगा कि जो मेरी पोएम्स मैंने लिखी थी जी, वो बेकार नहीं गई, किसी न किसी बुक में वो फाइनली पब्लिश हो गई। तो ये रहता है कि वो कलेक्शन आपका कहीं गया नहीं कि व्हाट्सएप पे गुम हो गया। बहुत लोग ऐसे होते हैं लिखते हैं भूल जाते हैं, तो मैंने उसको वो चीज़ दिया। अभी भी मेरे पास 200 से 300 पोएम है जो पब्लिश नहीं हुई हैं, जिनको मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसको पब्लिश कराऊंगा। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि मैंने जो एक शौकिया रूप से शुरुआत की थी उस चीज़ को मैंने एक फॉर्मल रूप दिया, और मैं इसीलिए अधिक से अधिक किताबें लिखने के लिए उत्साहित हूँ। बहुत बढ़िया। तो जो लोग लिख रहे हैं आजकल के, जो युवा हैं, जो नए युवा आ रहे हैं इस फील्ड में, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? किताब लिखने के क्षेत्र में आ रहे हैं, सबसे पहले मैंने बोला कि देखिए आप जब कोई किताब लिखते हो तो एक आपका एक रेपो होना चाहिए, एक आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, आप जब पहली किताब लिखोगे तो आपका कोई बैकग्राउंड नहीं होता क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। तो मैंने कहा कि आप अपने आप को रिफाइन कर लो, तब आप किताब लिखना शुरू करो। कुछ भी मत लिख दो कि कुछ भी, क्योंकि किताब एक समाज के प्रति संदेश है। तो आप कुछ गलत चीज़ लिख दिए तो उसका रूप बड़ा गलत जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको वायरल होने के चक्कर में नहीं, आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो। आप एक रिश्तों के बारे में बात कर रहे हो तो आप रिश्तों को गलत जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो फिर कहीं ना कहीं समाज उसको नकारात्मक, हो सकता है कोई उससे प्रभावित हो जाए, आपने कुछ गलत लिख दिया हो। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो भी लिख रहे हो उसको प्रॉपर लिखो। एक तो अपने को रिफाइन करो।
रिफाइन करने के बाद के लिए वही तरीका कि आप पढ़ो 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 और लिखो, फिर उसमें सुधार करो, बिल्कुल, और उस फीडबैक लो। फीडबैक लो। और अपने इर्द गिर्द आपकी सोहबत मतलब होता है संगत, आपकी जो संगत हो कुछ ऐसे दोस्तों या आपके परिवारजनों का हो जो आपको इनपुट दें। ऐसा नहीं कि आप कविता नहीं जानते हो लेकिन मैंने आपको एक कविता सुनाई, आप बोलेंगे पाठक जी आप इस लाइन में थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दीजिए, तो बात कुछ और बन जाएगी। सही बात। मैं उसमें चेंज करूंगा, मुझे लगेगा हाँ यार ये तो बिल्कुल सही बात है। तो आप कुछ ऐसे लोगों की सोहबत रखो जो आपको इम्प्रूव करें, जो थोड़ा ऐसे नॉलेज भी इम्प्रूव रखते करें। हैं। हाँ, उसके बाद आप इस क्षेत्र में आओ, जिम्मेदारी के साथ लिखो और अच्छे पब्लिशर को चुनो। सही बात, वो भी चुनना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो राइटर होता है, चाहे वो कोई भी राइटर है, चाहे पोएट है, वो समाज को कितना बदलने की क्षमता रखता है, क्या कर सकते हैं वो लोग? भाई आप ये बताइए कि पहले के ज़माने में सभी राजाओं के दरबार में एक राज कवि होते, चाहे वो तानसेन कर लीजिए चाहे चंद्रबरदाई कर लीजिए, तो वो क्या करते थे कि राजाओं का मतलब मनोरंजन भी कर लीजिए, तो मनोरंजन के और प्लस उनको मोटिवेट करते थे, ठीक है, गुणवान करते थे। तो एक कवि, आप ये देखिए, आपने एक सुना है, बहुत सारे गाने है, कवि प्रदीप ने लिखा था, आए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, उस समय युद्ध के समय। अगर आप उस गाने को आज अभी बजा दीजिए, आपके पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके अंदर अपने आप एक सेंसेशन आ जाएगा। तो समाज के लिए उन्होंने क्या किया, पूरा तो मोमेंटम बना दिया। आप और भी चीज़ें, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, दे दी हमें। आप इन सब चीज़ों को सुनते हो तो लगता है कि उन्होंने समाज को एक संदेश दिया। तो मेरा कहना है कि एक कवि जो है वो समाज की किसी भी, हम कह रहे हैं कि मैंने जो एक नॉवेल लिखा हुआ, पढ़ेगी तो जरूर मेरी बेटी, वो नॉवेल नहीं है, वो 3 पार्ट है। मेन पार्ट नॉवेल है, उसके पहले मैंने एक कविता लिखी है और हर टॉपिक के बाद में कविता लिखी कि बेटियों की शिक्षा का महत्व क्या है। आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार कि अगर कोई भी व्यक्ति इसको, जबकि आज वो परिवेश नहीं रह गया, तो अगर कोई मन से ले तो लगेगा कि हाँ यार बात तो सही कह रहा है यार, बेटा बेटी में भेद क्यों। अगर हमारे पास, अगर हम बेटे को पढ़ा रहे हैं तो हम बेटी को भी पढ़ाना चाहिए। और आज के समय खैर ये सोच नहीं रह गई है। तो एक कवि जो है या एक साहित्यकार समाज की असली चीज को दिखाकर बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। राजनीति को भी पूरा, राजनीति को बदल सकते हैं। आपको लगता है भाई राजनीति क्या है, राजनीति तो जनता से ही चल रही है। सही बात। जनता जो फीडबैक देती है, आप एक किताब में या एक कोई कमेंट कर देता है तो यहाँ से और हर जगह हल्ला मचता है। ऐसा नहीं कि लोग उसके बारे में सोचते हैं कि ये कमेंट क्यों आया है, ये चीज़ क्यों किताब में बहुत सारे किताबें ऐसी भी लिखी गई जिसमें विवाद रहा, ये चीज़ क्यों लिखा गया, पूरा, लेकिन उस पर पोस्टमार्टम पूरा हुआ कि भाई ये चीज़ क्यों लिखी गई, उसके पीछे तर्क क्या था, चाहे उस कवि ने समझाया, साहित्यकार ने समझाया, उस पर डिबेट हुए, तो आखिर वो समाज में नई दिशा कहीं ना कहीं लाते हैं। और मेरा मानना है कि एक साहित्यकार समाज के किसी भी कुरीति को दूर कर सकता है। आपके अंदर आप के अंदर मोटिवेशन नहीं है लाइफ में आगे जाने के लिए, एक आदमी आपको 4 दिन कविताएं सुने, 5वें दिन कहेगा अरे यार, आपकी बुराई करके भी कविताएं कर सकता है कि अच्छा आजकल होता है कि लोग स्लिम ट्रिम होना चाहते हैं। अभी मान लीजिए कोई वेट लॉस के लिए जिम जा रहा है, वो रोज देखेगा पेट कितना बड़ा कितना, अभी एक कविता उसके ऊपर मैं कमेंट कर लिख दूं तो सोचेगा यार नहीं यार थोड़ा सा इसको अपने को चेंज करो। तो एक कवि जो है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, वो किसी भी क्षेत्र में काम कर सकता है और चेंज करने की क्षमता उसके अंदर होती है, बशर्ते आपकी ऑडियंस सेंसिटिव हो। अच्छा, आप कुछ सुनाना चाहेंगे अपनी तरफ से, आप अपनी तरफ से कुछ हमारे श्रोताओं को जो आपने लिखा है या किसी और का भी? देखिए, मैं सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि मैंने जो मेरी सबसे फेवरेट, मैंने आपको कविता वही सुनाई कि आ गए मेरे राम, ऐसा कुछ नहीं, आ गए मेरे राम, वो तो चलिए ठीक है, भजन तो बहुत सारे मैंने लिखे हैं जी। जैसे मैंने ये लिखा था, मुझे वास्तव में कैसी हो घरवाली, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये कविता की बात कर रहा हूँ। था वो बचपन, जैसे मैंने बोला कि था वो बचपन, पूरी कविता मुझे नहीं याद है, लेकिन मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि जिनमें मुझे लगता है कि मैं पर्सनली कनेक्ट रहा हूँ, ठीक है।
बिल्कुल। मैंने एक कविता लिखी थी मैं हूँ पाठक में, उसमें उसका शीर्षक पुस्तक कविता का मैं हूँ पाठक, मैं समाज का दर्पण हूँ, मैं सशक्त एक कवि हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी थी। तो मेरी अगर आप कहेंगे कि सबसे करीब कौन सा है, तो एक था वो बचपन कविता मेरे बहुत करीब है, एक जो मैंने आपको बोला घरवाली, और एक इसी में मैं आपको एक बताता जी हूँ, एक है जी। हो ऐसा हमराही का प्यार। ठीक है, मतलब इसमें भी वही, जब सोचूं मैं अपना जीवन साथी, जीवन की राहों का हमराही, प्यार साथ और उल्लास कोई हो मेरा वो खास, ऐसी हो प्रीत हमारी फिर से लिखे तकदीर हमारी, बन जाऊं कलम में वो मेरी स्याही। वाह। एक ही है जीवन पाया उसने दिया उसने लिखा, एक और फिर जीवन चाहूँ, कुछ मैं लिखूं कुछ उसको सुनाऊं, उसके लिए ही सरगम बनाऊं, मैं बीड़ा वो मेरी झनकार, ऐसा हो हमराही का प्यार। तो ये कविता मुझे बहुत ही अच्छी लगती है जो जी। लिखा, बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं। जी। तो और कुछ अपने फाइनल वर्ड्स आप चाहते हैं तो बता सकते देखिए, अब मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक शौकिया कवि बना था, लेकिन मैंने ये प्रण लिया है कि हर साल भगवान राम के ऊपर मेरी एक किताब भजनों की आएगी जब तक मैं जिंदा हूँ, और जब तक मुझसे अच्छा। लिखने की क्षमता है मेरे अंदर। 24 में एक आई थी, 25 में एक आ रही है। इसके अलावा मैं समाज के विभिन्न वर्गों में या समाज की जो विभिन्न हमारी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे नारी हो जी। कि जीवन से संबंधित हो, मैं उनके ऊपर जो है लिखूँगा। जी। और मेरे जेहन में बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और उन पे करूँगा। जैसे मैंने स्वयंवर की बात की कि मैं एक स्वयंवर नाम की किताब लिख रहा हूँ, वो एक फ़िक्शन है, जनरली एक राजा महाराजाओं के समय की कहानी है, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं काम करूँगा। और इंग्लिश पोएट्री पे भी मैं काम कर रहा हूँ। जी। मेरा आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से दर्शकों को, श्रोताओं को यही कहना है कि एक लेखक बहुत मन से किताब लिखता है। देखिए, मेरा प्रोफेशन नहीं है, ना मैं पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ, ना पैसा इससे कोई कमाई होती है, ठीक है, लेकिन उसको केवल एक उत्साहवर्धन चाहिए, ठीक है। और मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी को किताबें पढ़नी चाहिए। फेसबुक और सोशल मीडिया से आप प्रभावित मोमेंटली हो सकते हो, लेकिन एक संवाद स्थापित नहीं कर सकते हो, सही बात। ठीक है। और बहुत अनर्गल चीज़ें भी उसमें होती हैं, सभी चीज़ें सार्थक नहीं होती हैं, ठीक है। तो आप किताब पढ़ो, और जो लोग भी किताब पढ़ते हैं, इसीलिए मैं अपनी किताब में भी और सभी लेखक करते हैं, पीछे एक संपर्क सूत्र, चाहे ईमेल चाहे फ़ोन नंबर रहता है। जी। तो जो भी हैं उनको उसका फीडबैक देना चाहिए, और प्लस पब्लिशर भी फीडबैक दे, आपका भी रिव्यू का सिस्टम होता है, आपका पैनल होता है और लोग देते हैं। तो मेरा यही कहना है कि एक कवि के लिए, एक लेखक के लिए उत्साहवर्धन जो रिव्यूज आते हैं, जो फीडबैक आता है, वही सबसे बड़ा होता है। और मैं इसी तरह लिखता रहूँगा। और मैं आपकी एकेडमी के बारे में कहना चाहूँगा। जी, बोलिए। मैं एक सोशल मीडिया फेसबुक के थ्रू मैंने ऐड देखी थी, और उस ऐड के बाद मैंने व्हाट्सएप, उसमें अपने आप चला जाता है। फिर आपके यहाँ से छाया मैडम से मेरी बात हुई, तो उसके बाद मैंने अपना जो भी पैकेज वैकेज की जानकारी ली, लेकिन काफ़ी दिन तक फिर मेरे डिस्कनेक्ट हो गया मैं। जी। फिर मेरा जब स्क्रिप्ट तैयार हुआ तो मैंने बात किया। तो मैं इस एकेडमी के बारे में, जब मैं लखनऊ, कहाँ, ये गाज़ियाबाद में है, सही बात। लेकिन मेरा एक किताब का जो अनुभव रहा कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कहीं दूर बैठा हूँ। मैं कोई भी चीज़ कहा, वो हूबहू वो चीज़ हो गया। जी, जी। चाहे वो पैकेज के बारे में हो, चाहे पब्लिकेशन के बारे में हो, चाहे कवर डिज़ाइन मैं जैसा चाहता था बिल्कुल हूबहू ऐसा हुआ। और अच्छी चीज़ है कि आप पब्लिशर नहीं हो, आप एक एकेडमी हो। एकेडमी का मतलब होता है कि जहाँ आप इम्प्रूवमेंट करते हो, आप बिजनेस नहीं करते हो, ठीक है, आप बताते भी हो, आप हर चीज़ करते हो। तो मैं पीएनपी एकेडमी के सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे इस किताब लिखने की प्रेरणा दी, और ये किताब एक शुरुआत है। मैं आपकी एकेडमी के साथ जुड़ा रहूँगा। बाकी यहाँ आने पे मुझे अलग माहौल मिला, मेरे पास समय कम था, लेकिन मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही कि मैं यहाँ पे आया और आपने इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को पूछा और मैं खुल के बोल पाया। और आपकी एकेडमी से मैं जुड़ा रहूँगा। शीघ्र ही अगली पुस्तक
आपकी एकेडमी के बिल्कुल। थ्रू मेरी पब्लिश होगी और फिर हम लोग एक बार यहीं पे बैठे बिल्कुल रहेंगे। सर, बिल्कुल, बिल्कुल, जी, आपका स्वागत है। जी। और तो दर्शकों, आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये बुक है जज़्बात दिल से दिल तक, कवि पाठक जी की। तो आप इसको जाके पढ़िए। मैंने इसको पढ़ा है और बहुत अच्छा मुझे महसूस हुआ है, क्योंकि इसमें हर तरीके के जीवन के एस्पेक्ट को कवर किया है सर ने। और चाहे वो प्रेम है, चाहे वो मोटिवेशन है, चाहे वो धोखा है, कुछ भी है, तो बहुत अच्छे से आपको ये रिलीफ का काम करेगी। अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, अगर आप कहीं पे फंसे हुए हैं, आप कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं लिटरेचर, तो आप इसको ख़रीदें, पढ़ें और फीडबैक दें, अपने रिव्यूज़ दें, ताकि हमको और सर को मोटिवेशन मिले और हम आगे और जाके अच्छे से इम्प्रूवमेंट लाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। नमस्कार। नमस्कार।